मॉडर्न सास लाई घूंघट वाली बहू। दिवाकर ममता और शेखर का इकलौता बेटा था। वे लोग शहर में रहते थे, इसलिए शेखर चाहता था कि वो अपनी बेटी की शादी शहर में करवाए। तो वहीं दूसरी ओर ममता अपने बेटे की शादी गांव की एक लड़की से करवाना चाहती थी, ताकि वो हमेशा अपनी बहू पर अपनी चला सके। ममता, ये तुम्हारी कैसी जिद है? हम लोग शहर में रहते हैं और तुम खुद इतनी मॉडर्न हो, और इतनी मॉडर्न होकर अपने बेटे के लिए गांव की लड़की लेकर आना चाहती हो, वो भी ऐसी लड़की जो घूंघट में रहे। अगर मैं अपने जैसी मॉडल बहू ले आई तो मेरी बहू मुझ पर ही हुक्म चलाने लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किसी और की चले, समझे आप? तुम चाहती क्या हो ममता, और क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए आप चुप रहिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। करो तुम्हें जो करना है, शुरू से तो तुम अपनी ही चलाती आई हो। इस तरह से ममता अपने पति को चुप करवा देती है और अपने बेटे की शादी गांव की लड़की पूजा से करवा देती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ससुराल है। तुम जानती हो ना ससुराल में बहू कैसे रहती है। जी माँ जी, मैं सब जानती हूँ। वेरी गुड, चलो फिर बाहर आ जाओ, पर घूंघट में आना। बाहर तुम्हारे ससुर जी हैं, पता है ना, ससुर और जेठ के सामने घूंघट में रहती हैं बहुएं। जी माँ जी। ममता के कहने पर पूजा घूंघट में बाहर जाती है। अपनी बहू का घूंघट देखकर शेखर ममता से कहता है, ममता, ये सब क्या है? बहू ने घूंघट क्यों किया हुआ है? बहू, इस घूंघट को हटा दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमारी बहू के संस्कार है, और भूलिए मत, बहू हमेशा ससुर और जेठ के सामने घूंघट में ही रहती है। बहू, तुम अपना घूंघट हटा दो, कोई जरूरत नहीं है घूंघट में रहने की। मैं तुम्हारे पिताजी समान हूँ। पर पिताजी, मैं घूंघट नहीं हटा सकती। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेरे संस्कार नहीं है कि मैं अपने ससुर जी के सामने बिना घूंघट के घूमूं। ममता, तुमने बहू को बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई है, पर मेरी भी एक बात याद रखना, बहू ज्यादा दिन तक घूंघट में नहीं रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी मनमानी नहीं कर पाओगी। मेरी खुशी तो आपसे देखी ही नहीं जाती। बहू, जाओ किचन में जाकर हमारे लिए चाय बना दो। शाम हो चुकी है और चाय बनाने के बाद डिनर की तैयारी कर लेना। पूजा अपनी सास की कही हर बात को पत्थर की लकीर समझकर उन्हें करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर शेखर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ममता, तुम जो बहू के साथ कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने सोचा है, अगर कभी सोसाइटी वाले हमारी बहू को घूंघट में देखेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि देखो ममता कितनी संस्कारी बहू लाई है, जो हर समय घूंघट में रहती है। इस तरह से ममता शेखर को चुप करा देती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ममता अपनी मनमानी करती रहती है। बहू, तुम तो उस दिन बड़ा कह रही थी कि तुम्हें सब पता है, सब आता है। क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि रात में सोने से पहले सास के पैर दबाने चाहिए? अब समझाया था माँ जी, गलती हो गई। गलती हो गई तो अब अपनी गलती को सुधार लो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा दो। इस तरह से ममता अपनी बहू को कठपुतली की तरह नचाने लगती है। अब पूजा भी अपनी सास की चालाकियों को समझने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब ममता बाहर गई होती है तो शेखर अपनी बहू से कहता है, पूजा बहू, तुम अपनी सास के इशारों पर चलकर उसके घमंड को 7वें आसमान पर चढ़ा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है? पर पिताजी, मैं माँ जी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। बहू, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और तुम्हारी सास प्यार से मानने वालों में से नहीं है। खुद तो वो मॉडर्न बनी रहती है और बहू को घूंघट पर रखती है। अपना घूंघट हटाकर अपनी सास को दिखा दो कि तुम उसकी कठपुतली नहीं हो। इस तरह से शेखर पूजा को काफी देर तक समझाता है। अब पूजा को अपने ससुर की बातें समझ में आ जाती हैं और वो फैसला लेती है कि अब वो अपनी सास को सुधार कर रहेगी। पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ जी के खिलाफ कैसे जाऊं, कैसे सुधारूं उन्हें। बहू, सबसे पहले तो तुम अपना घूंघट हटा दो और अपनी सास को जवाब देना सीख जाओ, और जैसी तुम्हारी सास है वैसे ही बन जाओ, तभी ही सुधरेगी तुम्हारी सास।
वो सब तो ठीक है पिताजी, पर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं माँ जी के खिलाफ गई तो। डरते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह से शेखर अपनी बहू का साथ देता है। अब कुछ दिनों बाद पूजा बिना घूंघट के घर में घूमती है और धीरे धीरे बिना अपनी सास से पूछे घर से बाहर जाने लगती है। ये देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है। बहू रानी, अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहुत पंख निकल गए हैं तुम्हारे। सही कहा माँ जी। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। देखिए ना, यहाँ कोई घूंघट में नहीं रहता। अब मैं दूसरों को क्या कहूँ जब मेरी खुद की सास इतनी मॉडर्न है। जब सास इतनी मॉडर्न है तो बहू देहाती कैसे रह सकती है। इतना बोलकर पूजा हंसती हुई वहां से चली जाती है। ममता अपनी बहू को इस रूप में देखकर बड़ी हैरान होती है। अब समय यूं ही बीतता है और ऐसे ही एक दिन। बहू, घूंघट ना करने से, बाहर घूमने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। और वैसे भी बहू चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उससे अपनी सास की सेवा करनी ही पड़ती है। माँ जी, बहू सास की सेवा तब करती है जब सास को सेवा की जरूरत होती है। पर आप तो मुझसे भी ज्यादा जवान दिखती हो, भला आपको कैसे सेवा की जरूरत। पूजा का बदलता रूप देखकर ममता हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे कि फिर से पूजा को अपने बस में कर सके। समय यूं ही बीतता जाता है और ममता का जोर पूजा पर से हट जाता है। अब चाहकर भी ममता पूजा को अपने इशारों पर नहीं नचा पाती और खुद उसकी मोहताज हो जाती है। बहू, मैं बाहर पार्टी करने जा रही हूँ। रात को आऊंगी, मेरा खाना मत बनाना। माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको ये पार्टी करना शोभा नहीं देता। आप जाकर आराम से बैठ जाइए। अगर इस उम्र में कोई हड्डी टूट गई ना तो जोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि शाम हो गई है, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही तो बिस्तर से उठी हैं। अगर इस बार फिर तबीयत खराब हो गई तो कौन करेगा आपकी देखभाल। अपनी बहू की बात सुनकर ममता गुस्से में कमरे में चली जाती है और रोती हुई शेखर से कहती है। सही कहा था शेखर जी आपने। इस लड़की से तो अच्छी मैं शहर की बहू लाती। घूंघट वाली बहू आज मुझे ही भारी पड़ गई। कहते हैं ना ममता, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने भी बहू को बहुत नचाया, अब तुम्हारी बारी है। मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि अब पूजा अपनी सास को अपने इशारों पर नचाती है, जिस वजह से ममता को अपने किए का अफसोस होता है और उसे वो सब याद आता है जो कभी उसने पूजा के साथ किया था। और इस तरह से पूजा अपने ससुर के साथ मिलकर अपनी सास को सीधा कर देती है। मेकअप की दुकान सास। निर्मला को मेकअप का बहुत शौक है, बल्कि शौक ही नहीं, निर्मला मेकअप एडिक्टेड है। उसके लिए हर दिन मेकअप कर तैयार रहना बहुत जरूरी है। ओ पति परमेश्वर, मेरा फेस पाउडर कहाँ है? कहीं अपनी भेड़ी शक्ल ठीक करने तो नहीं ले गए? मतलब उस पाउडर से सब यही करते हैं? हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे भेड़ी शक्ल की बोलते हो? अरे ये तो तुम ही बोल रही हो, मैंने तो पाउडर के लिए बोला था। हाँ हाँ, सब जानती हूँ, मेरी सुंदरता से किलसते हो तुम। उसे मेकअप बोलते हैं। अरे कभी उसके बिना बाहर निकल कर देखो, खुद का बेटा तक पहचानने से मना कर देगा। निर्मला भड़कते हुए आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी बहू माला कमरे में आ जाती है। अरे नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी, गुस्से से मेकअप की ऐसी तैसी हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ेंगी सो अलग। हाँ सही बोल रही हो, मुझे ना इस बेवकूफ इंसान पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये वैसे भी मेरी खूबसूरत और जवान स्किन से किलसते हैं। अरे वाह, मेरी बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, लगे रहो। ऐसा बोलकर रमेश हंसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है, जहां उसे जतीन हॉल में बैठा मिलता है। पापा, आप क्यों सुबह से ही मम्मी की टांग खिंचाई में लग जाते हैं? मजा आता है बेटा। आज अगर बहू नहीं आती ना तो वार तो फिक्स थी। वैसे तुम यहाँ बैठे क्या गप्पे लड़ा रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? ये कहकर रमेश ऑफिस चला जाता है और निर्मला अपना मेकअप पूरा कर सहेलियों से मिलने निकल जाती है। जहां से वो कुछ घंटों बाद घर वापस आती है तो माला उससे कहती है,
मम्मी जी, मुझे करवा चौथ के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ हाँ, अपनी उम्र छोटी करने में पति की लंबी उम्र करना कहाँ याद रहेगा। अब बहू, मुझे ना तुमसे ज्यादा शॉपिंग करनी है। कुछ देर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे सुबह से सजी धजी घूम रही हो, इसमें भी मार्केट जाने के लिए अलग से क्या तैयार होगी? अरे वो फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी वाला मेकअप था। मार्केट जाने के लिए अलग तैयार होना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। जी ठीक है मम्मी जी, पर थोड़ा जल्दी करना वरना मार्केट बंद हो जाएगी। निर्मला तैयार होने चली जाती है और माला उसका इंतजार करने लगती है। इस बात को पूरा 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन निर्मला कमरे से बाहर नहीं निकल कर आती। मम्मी जी, बहुत लेट हो गया है, प्लीज जल्दी आइए ना। अरे आ रही हूँ, कोई शांति से तैयार भी नहीं होने देता। ये कहते हुए जैसे ही निर्मला कमरे से बाहर निकलती है तो माला और रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सिर्फ मार्केट जाने के लिए कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप सब बदल दिया। अरे आखिर ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ जी। अगर आपके अंदर कोई फैशन सेंस नहीं है ना, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप दोनों इसे बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी बहुत लेट हो रहा है, प्लीज चले। मार्केट पहुंचते ही निर्मला मेकअप की दुकान पर चढ़ जाती है और एक के बाद एक सामान देखने लगती है। मम्मी जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे साड़ी खरीदनी है, दुकान बंद हो जाएगी। माला बार बार निर्मला को यही बोलती रहती है, लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते मार्केट की सब दुकानें बंद हो जाती है। चलो मेरी शॉपिंग तो हो गई। अरे तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? बहुत जल्दी याद आया आपको। अब इस मेकअप को लेकर ही घर चलो, मैं कल अकेले आकर खरीद लूंगी। दोनों निर्मला के मेकअप का सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। उन्हीं के साथ साथ जतिन भी घर पहुंच जाता है। अब निर्मला तो अपना मेकअप लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन माला उदास होकर वहीं बैठ जाती है। अरे शॉपिंग से वापस आई औरत को ऐसे उदास बैठे तो पहली बार देख रहा हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? माला उन्हें मार्केट में हुई सारी बात बताती है। अब ये ज्यादा हो गया है। मतलब अपने मेकअप के आगे इस औरत को कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसका बस चले तो किसी के मातम पर भी लाली लिपस्टिक लगाए बिना ना जाए। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अरे साथ दो और देखते जाओ। अब तीनों मिलकर निर्मला को सबक सिखाने की प्लानिंग के साथ कभी उसे मेकअप के साइड इफेक्ट्स वाले वीडियो तो कभी टीवी पर चल रहे मेकअप से हुए स्किन प्रॉब्लम या स्किन कैंसर की न्यूज दिखाने लगते हैं, पर निर्मला पर तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। लो, इनके कान पर तो जू तक नहीं रेंगी। प्लान फ्लॉप। अरे अभी नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। अपने पहले वाले प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो सब निर्मला के मेकअप में कभी नमक, कभी मिर्च तो कभी मिट्टी मिलाने लगते हैं, जिससे उसे ये भरोसा हो जाए कि उसकी स्किन पर भी मेकअप के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। और एक सुबह रमेश, जतीन, माला, अरे कहाँ गए सब? हाय मर गई मैं, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। अरे कोई आओ, बचाओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे पता नहीं, अभी मेकअप करने से पहले तक तो ठीक थी, फिर चिल्लाने लगी। मेकअप, कहीं मेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया या फिर स्किन कैंसर? अरे मेरा मुंह जल रहा है। अरे भगवान, मुझे इससे बचा लो। लाइफ में दोबारा मेकअप का नाम तक नहीं लूंगी। अरे मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। वो लोग दूध से निर्मला का मुंह धोने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद सारी जलन ठीक हो जाती है। मम्मी, ये तो सिर्फ लाल मिर्च थी, पर आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। और अगर आपने मेकअप में डूबना नहीं छोड़ा तो फिर स्किन के साथ क्या होगा वो तो आप भी जानती हैं। अरे तौबा मेरी, कैसा मेकअप!